ये कास्ट आयरन, ये 9.8 है जी आपका चैप्टर 9 का आर्टिकल कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या चीज़ है? अब इसको पढ़ लेते हैं जी। एज द नेम इम्प्लाइज दे आर कास्टेड इनटू डिज़ायर शेप इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कन्वर्टिंग देम टू सॉलिड शेप। यानी जिस तरह की कोई चीज़ आपने बनानी है, आपने उसका मोल्ड बनाया, मेटल को आपने मेल्ट किया, मोल्टन फॉर्म में लेके जिस किस्म का मोल्ड है उसी शेप में ले आए, बजाय इसके कि आप लंबे चक्कर में पड़ जाएं। आप उसकी पहले कोई रॉड शेप बनाएं या ऐसे स्क्वायर टाइप की कोई सेक्शन बना लें, फिर उसको आप मशीनिंग करते रहें, वो तो लंबा प्रोसेस है। ये कास्टिंग कहलाता ही ये कि आपको मशीनिंग की प्रॉब्लम से बच जाए। ठीक है ना जी। इसको पढ़ लेते हैं। एज द नेम इम्प्लाई दे आर कास्टेड इन टू डिज़ायर शेप इंस्टेड ऑफ टू फर्स्ट कन्वर्टिंग देम टू सॉलिड शेप एंड देन मशीनिंग टू गेट डिज़ायर शेप। ठीक है ना जी। विच इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। वही बात जो मैंने आप बता रहा हूँ। दे कंटेन, अब कास्ट आयरन में क्या होता है? Fe होता है, कार्बन होता है 2 से लेकर 4.5 तक। अब ये मैंने बताया कि स्टील की परसेंटेज 2.1 से कम हो, 2.1 हो, 2.1 तक कार्बन की परसेंटेज, वो स्टील कहेंगे। उससे ज़्यादा हो तो वो कास्ट आयरन में आ जाएगा। ठीक है ना जी। इसी तरह इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है 1 से लेकर 3 तक। अब ये सिलिकॉन जो है ना, ये एक्चुअली जो ऐड किया जाता है ये जो ये ग्रेफाइट बनने में मदद करता है। ग्रेफाइट माने प्योर कार्बन, यानी Fe3C उसको रोकता है, Fe3C बनने को रोकता है, यानी ग्रेफाइट शेप में रखता है। ये सिलिकॉन का मकसद ये होता है। ठीक है ना जी। जिससे ये कास्ट आयरन में सॉफ्टनेस आ जाती है, ये फ्लैग से बना देता है। चलो आगे इसको लिखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। दे कंटेन Fe, कार्बन एंड सिलिकॉन आर मेन इंग्रेडिएंट। ये मेन चीज़ें तो ये होंगी, और इसके अलावा भी इनमें वो सल्फ़र भी आ जाता है, फास्फोरस भी आ जाता है। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। Fe, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फ़र, फास्फोरस और मैंगनीज भी होता है मेन इंग्रेडिएंट। वेयर एज दी अदर अलाइंग एलिमेंट्स आर एडेड in the same control amount since they are melted at low temperature। क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर ये कास्ट आयरन का लो होता है। देयर फॉर हैव वाइड रेंज ऑफ यूज़, इसलिए तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल है, थोड़े टेम्परेचर पे ही आप इसको लेके जाकर उसको डिज़ायर शेप में उसको मोल्ड बना होगा, उसमें आपको स्टील का टेम्परेचर तो बहुत अलग होता है, उस पर ले जाए। इसलिए स्टील आमतौर स्टील की भी होती है कास्टिंग, पर वो अवॉइड किया जाता है। उसके पहले इनगट बनते हैं, बिलेट बनते हैं, तो ब्लूम बनते हैं, और इसके बाद उसके स्लैब बनते हैं, उसी से फिर बनाते जाते हैं। स्टील की चीज़ें उससे बनती जाती हैं। ठीक है ना जी। उस चक्कर में नहीं पड़ते इसको कास्टिंग। मगर कास्ट आयरन में ज़्यादा यही होता है। मशीनिंग भी होती है, ये जिस तरह मैंने आपको ये बता रहा हूँ, इसमें जो ग्रेफाइट के फ्लैग से बनते हैं, उसकी वजह से इसकी थोड़ी सॉफ्टनेस की मशीनिंगबिलिटी बढ़ जाती है। अभी मैं आगे बताऊँगा, जिसमें भी होता है मशीनिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा तौर पे विदाउट मशीनिंग इसको यूज़ किया जाता है। लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। 1147 आपको मैंने कास्ट आयरन का बताया था, यानी 4.3 के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो लिहाजा ये कास्ट इफेक्टिव है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट आयरन कंसिस्ट ऑफ फेराइट। जो स्ट्रक्चर होगी कास्ट, एक तो उसमें फेराइट होगा। फेराइट क्या है? जिसमें कार्बन, ऐसा आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज तकरीबन ना होने के बराबर है। सीमेंट साइड Fe3C, ये तो कंपाउंड है ना, कंपाउंड है Fe3C, यानी मैं फार्मूला आपको बता दिया Fe3C, तो ये तो कंपाउंड बन गया। ठीक है ना। अच्छा, परलाइट, ये परलाइट आल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट को परलाइट कहते हैं। और फिर ग्रेफाइट, ये प्योर कार्बन है। ये ग्रेफाइट अब फ्लैग की शेप में होगा, बॉल की शेप में हो सकता है। ठीक है ना जी। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अच्छा,
अब ये कास्ट आयरन क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है, कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मगर इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो पुअर होती है। आप ये ऐसे कर लेंगे जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ऑलमोस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डबल होगी, तो इतना फ़र्क है इसमें। अब ये कास्ट आयरन की आगे, अब ये देखते हैं जी पिग आयरन जो हम बनाते हैं, पिग आयरन ने आपने बताया था ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन इस्तेमाल निकाला हमने। वो पिग आयरन में क्या था, उसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो पिग आयरन से फिर आगे चीज़ें बनती हैं। आपने कपोला फर्नेस यूज़ की, कपोला फर्नेस से आप क्या बनाएंगे, वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, ये 4 टाइप के कास्ट आयरन है। इसके अलावा भी अलाय कास्ट आयरन भी होता है ये, मगर ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आप एक तो जो पिग आयरन से आप मोल्टन मटेरियल लिया, उसको अगर कपोला फर्नेस में डाला तो क्या क्या पैदा करेंगे, आप वाइट कास्ट आयरन बना सकते हैं, ग्रे कास्ट आयरन बना सकते हैं, डक्टाइल कास्ट आयरन बना सकते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन बना सकते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद अगर पुडिंग फर्नेस यूज़ करें तो इससे हम राट आयरन बनाएंगे। राट आयरन तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कार्बन ना होने के बराबर है उसमें, तकरीबन उसको प्योर आयरन समझ लें उसमें, मगर उसमें जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, सिलिकेट बनता है, सिलिकेट का फाइबर बनता है, ठीक है ना जी, यानी सिलिकेट, यानी एक तो प्योर आयरन होगा, दूसरा इसमें इम्प्योरिटी की वजह से सिलिकेट, सिलिकॉन से सिलिकेट बनेगा। यूज्ड एज ग्रिल श्रिल और ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आराम से इसको बेंड कर लो, मोड़ लो, तो ये आराम से हो जाता है। इसलिए इसकी डेकोरेटिव टाइप की चीज़ें या ग्रिलों वगैरह के लिए, इस तरह के लिए इसको यूज़ करते हैं राट आयरन को। अब हम चलते हैं जी आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है जी इसी पिग आयरन से इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करो, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, ठीक है ना जी, स्टील मेकिंग के लिए हमने ये पढ़ा था, ओपन हार्ट प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस टू प्रोड्यूस आयरन, टू प्रोड्यूस स्टील, ठीक है ना जी। तो ये बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस मैंने पहले बताया था, बैरल टाइप कन्वर्टर है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का ब्लास्ट मारा जाता है और वो कार्बन को ऑक्सीडाइज, जो उसमें आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर उसकी कार्बन है उसके साथ मिलती है, कार्बन जब मिलती है तो फिर उससे आप कार्बन की रिडक्शन करते जाते हो, ठीक है ना जी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और राट आयरन का आप लोगों को बता दिया कि ये प्योर आयरन है और इसके अंदर सिलिकेट वगैरह होता है। जब ऐसे उसको रोल कहते हैं, रोल करते हैं ना ऐसे, कास्ट आयरन को, सॉरी राट आयरन को आप कास्ट नहीं करते, इधर से बना लिया इसके वो बाल से बना लेते हैं, फिर उसको रोल कर देते हैं। जब उसको रोल करते हैं तो वो जो उसके फाइबर है उसी सिमत में चलते हैं, ऐसे करके बन जाते हैं, ठीक है ना जी। तो उसको फिर आगे यूज़ करते रहते हैं, उसके बेंड करके उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनाते रहते हैं, ये राट आयरन के। अभी राट आयरन तो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा जी, जब से माइल्ड स्टील आया वो माइल्ड स्टील ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है ना जी। तो ये राट कभी कभी कहीं यूज़ करते थे शुरू में, ठीक है ना जी। तो ये हो गया राट आयरन। अब चलते हैं जी मेजर टाइप ऑफ कास्ट आयरन की, मेजर टाइप्स क्या है। आप तो सब पहले से ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे प्रोड्यूस थ्रू स्लो कूलिंग। अगर आपने कंपोजिशन ये डाली गई है या इसके लगभग ये कोई आप ये कोई पेट रूल नहीं है कि यही है, इससे ज़्यादा, इससे ये 2 से खैर ज़्यादा ही होगी, 3.5 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना जी। तो ये कार्बन आपने इसको स्लो कूलिंग करें, ग्रे कास्ट आयरन के लिए आपने स्लो कूलिंग करनी है। स्लो कूलिंग करेंगे तो जो उसमें कार्बन मौजूद है वो ग्रेफाइट पार्ट ये डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कार्बन आपकी इलादा से रहेगी, इलादा से रहेगी, आयरन के अंदर नहीं मिलेगी, इलादा से रहेगी, ठीक है ना जी। स्लो कूलिंग करेंगे, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये ग्रेफाइट बना हुआ है, ग्रेफाइट के फ्लैग आ जाते हैं इसमें, तो मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ग्रेफाइट बल्कि एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करता है। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, मशीन फ्रेम्स, बेड्स, ब्रैकेट, सिलेंडर और पाइप वगैरह, ये इसका इस्तेमाल है मतलब। इसी तरह आप चलें जी वाइट कास्ट आयरन,
ये आप प्रोड्यूस थ्रू फास्ट कूलिंग, ये तो मैंने स्लो कूलिंग बताया, ये फास्ट कूलिंग। फास्ट कूलिंग करें या फास्ट कूलिंग अगर नहीं कंट्रोल हो रही, फास्ट कूलिंग करना ज़रा मुश्किल है, तो आप फिर क्या करते हैं, स्लो कूलिंग के लिए आप इसमें क्रोमियम वनेडियम, तो क्रोमियम वनेडियम मॉलिब्डेनम ये क्या करेंगे, ये सीमेंटाइट बनाने में हेल्प करेंगे। ये उसमें तो ग्रेफाइट था ना, ये सीमेंटाइट है Fe3C। ये किस वजह से हुआ, आपने स्लो कूलिंग ही रखी, स्लो, तो आपने कंपोजिशन सेट कर ली, कंपोजिशन भी इसके इसके करीब करीब होगी, वो आपने कंपोजिशन सेट कर ली। अब इसको आपने स्लो कूलिंग करेंगे तो कहीं ग्रेफाइट बनना शुरू हो जाएगा, मगर उसको रोकने के लिए आपने ये चीज़ें डालनी है, क्रोमियम वनेडियम मॉलिब्डेनम, ये चीज़ें सीमेंटाइट बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है ना, जो कि हार्ड होता है, ठीक है ना जी। तो ये वाइट कास्ट आयरन में इट इज़ यूज फॉर मशीन पार्ट। अब ये हार्ड है, हार्डनेस किस वजह से आई, सीमेंटाइट की वजह से। अब ये सीमेंटाइट हार्ड है, अब ये कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ के मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू वेयर, जहाँ पे वेयर है, फ्रेट व्हील्स, ये गाड़ियों के, रेलवे के ब्रेक ब्लॉक्स, ठीक है ना जी, वहाँ पे ये वाइट कास्ट आयरन को आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद चलते हैं मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है ना जी। अब ये वाइट कास्ट आयरन के अंदर ही इसकी कंपोजिशन ये देख लें जी, कार्बन इसकी इतनी है, ये आपने ये कंपोजिशन ये मेल्ट करके ले गए ऊपर, जब मेल्ट हो गया तो ये कंपोजिशन आपने सेट कर ली, ठीक है ना जी। अब ये कंपोजिशन सेट की तो आपको जो वाइट कास्ट आयरन मिला उसकी आप अनीलिंग करें, काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ेगा अनीलिंग के लिए, ठीक है ना जी, यानी होल्डिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा अनीलिंग में, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट, किस वजह से, इसमें ग्रेफाइट पैदा हो गया, ग्रेफाइट। इट इज़ सॉफ्ट टफ एंड इजी, क्या चीज़ था, वही वाइट कास्ट आयरन ही है, उसकी कंपोजिशन आपने कंट्रोल की हुई है, ये चेंज की हुई है, उसी को जब आप बना लेंगे फिर उसकी आप अनीलिंग करना शुरू कर दें, देन इट बिकम सॉफ्ट टफ एंड ईजिली मशीनेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। अब इसमें ग्रेफाइट बनेगा, अब ग्रेफाइट को आप कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है ना, कार्बन की परसेंटेज बढ़ा के। अब ग्रेफाइट यूज़ फॉर मोटर पार्ट, डिफरेंशियल एंड स्टीयरिंग गियर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक पैडल्स इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, वैल्यूएबल। अब डक्टाइल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन जो है, हम ग्रे कास्ट आयरन इसका रॉ मटेरियल इसका ग्रे कास्ट आयरन है। आप इसकी टिपिकल कंपोजिशन आपने ये रखी, अब इसको फिर आपने ये कंपोजिशन आपने ये रख ली, फिर आपने इसको इसमें मैग्नीशियम डालें ताकि जो ज़्यादा ग्रेफाइट बने, ठीक है ना जी। अब ये ग्रेफाइट इकट्ठा होगा, ऐसे करके इकट्ठा होता जाएगा। वो पहले तो फ्लैग मैंने बताया था, पीछे में मैंने बताया फ्लैग बनते हैं, फ्लैग से ऐसे करके फ्लैग फार्म बने, ऐसे करके ऐसे फ्लैग से बनेंगे, जो पीछे मैंने बताया था, ये ऐसे करके फ्लैग, ऐसे करके फ्लैग बनते हैं, ऐसे करके ऐसे। अब जब ये आप मैग्नीशियम डालेंगे तो मैग्नीशियम ये ग्रेफाइट को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, इकट्ठा करेगा, बॉल से बना लेगा ऐसे करके, तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा, ठीक है ना जी। आप मैग्नीशियम डालते हुए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। मोल्टन फार्म में अगर आपने मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम का तो मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, 1100। ये तो ऐसे सब इसको जिस मोल्टन मैटर में आप डालेंगे, फ़र्ज़ करें कि आपने इसको गर्म कर ये सारी चीज़ें उठाई, इसको गर्म किया, गर्म करते करते आपने 1300-1400 पे टेम्परेचर पे चले गए, वहाँ पे जाके अगर आपने मैग्नीशियम डाला है तो ये मैग्नीशियम तो ऐसे करके ऐसे फ्लैश होगा, क्योंकि टेम्परेचर इसका लो है, इसकी जो डेंसिटी कम है, इससे कम है, आयरन से कम है, तो ये तो एकदम ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो ये एक टेम्परेचर कम है इसका, ये तो ऐसे बाहर निकलेगा, इसको स्प्लैशिंग हो जाएगी, जो मटीरियल मोल्टन रेडियो उसको स्प्लैश करेगा ऐसे करके। दूसरा, ये जब बाहर निकल इसका जो इन्वायरमेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा तो वाइट सा धुआं निकलता है,
जो आँखों के लिए बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है जी। तो एक चीज़ ये उसका एहतियात करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि ये क्योंकि मैंने आकर लाइट वेट में है, आप कोई ऐसा अरेंजमेंट में रखेंगे, इसको इमर्स करके रखें मैग्नीशियम का अंदर, कोई ऐसा जिस चीज़ में इसको मोल्टन मटेरियल जिसमें है मैग्नीशियम डाला, तो कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे इसको नीचे इमर्स करके रखें अंदर, ठीक है ना जी। तो ये क्या होता है जी, स्फेरॉइड शेप बाल से बनते हैं इसके ग्रेफाइट के, और जिसकी वजह से इसमें डक्टिलिटी बढ़ जाती है। इसकी एप्लीकेशन ये प्रेशर रेजिस्टेंस कास्टिंग, ये प्रेशर वेसल वगैरह ओविंग टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग, ये मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ प्रेशर वेसल वगैरह जो आप बनाते हैं, प्रेशर रेजिस्टेंट कास्टिंग ओविंग टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग, यानी इसकी वजह से जो ग्रेफाइट बना है, ये जो पोरोसिटी है उसको कंट्रोल करता है एक्चुअली। ये ग्रेफाइट ज़्यादा बन जाना, पोरोसिटी के कास्टिंग में जो पोरोसिटी आ जाती है ना, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है ये ग्रेफाइट। इसलिए ग्रेफाइट हमने इसमें ज़्यादा बनाया ताकि ये पोरोसिटी, कहीं कास्टिंग में पोरोसिटी आ रही है तो उसको रोकेगा ग्रेफाइट, ज़्यादा प्रेशर वेसल लेस टाइप की चीज़ों में ये इस्तेमाल होगा। And that is all about chapter 9, and inshallah next time we will discuss about polymer, and that will be last chapter of engineering material. Thank you.